सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 30 प्रोडक्ट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स, इसमें द मूड मैट्रिक्स स्वीट। मूड का मतलब यह है कि इसमें ओ जो आता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है। तो मैट्रिक्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये स्वीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर तमाम तरीके के अलग अलग इसमें मैट्रिक है। जैसे है मेथड हाइडिंग फैक्टर, MHF कहते हैं इसको। दूसरा है एट्रीब्यूट हाइडिंग फैक्टर। तीसरा है मेथड इनहेरिटेंस फैक्टर। चौथा एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस फैक्टर। पांचवा है कपलिंग फैक्टर और छठा है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म फैक्टर। इसमें दो हम देख लेंगे। तो हैरिसन, काउंसिल और निथी, इन्होंने जो मैट्रिक्स प्रपोज किए, इसमें आपको क्वांटिटेटिव इंडिकेटर मिलते हैं, यानी कि नंबर्स मिलते हैं, ताकि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सके, उसकी विशेषताएं या उसका अनुमान लगाया जा सके। मूड मैट्रिक्स जो मैंने आपको ये बताया, उसकी सैंपलिंग में आपको इस तरीके से बता देता हूं। इसमें हम दो ले लेंगे, एक ये मेथड इनहेरिटेंस फैक्टर देख लेंगे और दूसरा कपलिंग फैक्टर देख लेंगे। अब मेथड इनहेरिटेंस फैक्टर, इसको इस तरीके से समझिए कि मेथड के बारे में बात हो रही है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लास बेस जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मेथड्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे। इनहेरिटेंस मतलब यह होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट और ऑपरेशन को इनहेरिट कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि कितनी डिग्री टू विच क्लास आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मेक यूज ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का जितना उपयोग मेथड्स के लिए किया जा रहा है, ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है और एट्रीब्यूट के लिए किया जा रहा है, उसको डिफाइन किया इस मूड मैट्रिक्स स्वीट ने, जो यहां पर मैं आपको MIF बता रहा हूं। उसके लिए जो इन्होंने एक्सप्रेशन दिया वो है MIF का सिग्मा MICI और सिग्मा MACI। अच्छा, जो ये I है ये इसका सब्सक्रिप्ट है। अब ये जो समेशन है, अब समेशन कहीं ना कहीं से शुरू होता है, कहीं ना कहीं से खत्म होता है। समेशन जो है 1 से लेकर TC तक है। और TC क्या है? TC है जितने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, ये T से टोटल, C से क्लासेस, जितने टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है, जितने भी क्लासेस की बात हो रही है, ये TC टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है इस आर्किटेक्चर में, जो भी आपने जो क्लास ओरिएंटेड मैट्रिक्स के हिसाब से बनाया है। अब यहां पर जो CI आप देख रहे हैं या C देख रहे हैं, वो आपका क्लास हो गया। इस आर्किटेक्चर में कितनी क्लास आपने डिफाइन की है। अब इसमें MACI, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं वो किसका सम है? वो किसका सम है मैं आपको ये बता रहा हूं, MDCI प्लस MICI। ये MACI, MDCI, यानी कि MACI, MDCI और ये MICI, इसको समझना पड़ेगा आपको। MACI जो है कितने मेथड्स जो इन्वोक हो रहे हैं क्लास C के एसोसिएशन से। MD का मतलब यह है कितने मेथड्स आपने इसमें डिक्लेयर किए हुए हैं, और MICI बताता है कि कितने मेथड इनहेरिट किया है इस क्लास ने, ओवररिडन नहीं किया है। अब मैं जरा थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि इसका मतलब क्या है इन सब शब्दों का। देखिए, जैसे आपने एक एनिमल क्लास बनाई और एक डॉग क्लास बनाई। डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब यह है कि ये डेटा 1, मूव, ईट, ये सब आ गया इसके पास। अगर ये मूव इसी का ले लेगा डॉग क्लास, तब तो आप कहेंगे कि भाई ये ले लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन ईट तो इन्होंने अपने आप ले लिया, मूव का इन्होंने अपने आप डेफिनेशन दिया है, तो ये मूव को ना लेकर अपने डेफिनेशन को देना, इसी को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, आपका यूज नहीं करेंगे, आपको हमने ले तो लिया है, लेकिन हम अपना इसमें जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो खुद देंगे। ईट इनके पास आ चुका है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ईट इन्होंने ले लिया है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये आपकी जो है वो बेस क्लास है और ये आपकी डिराइव क्लास है, जो एक्सटेंड करती है, जो इसके सामान को या इसके मेथड्स, जिसे हम ऑपरेशन भी कहते हैं, और एट्रीब्यूट को ये इनहेरिट कर ले। तो उसके तहत ये सारे जो नंबर्स हैं या फिर वैल्यूज हैं वो ये है।
जो MIF का वैल्यू आएगी वो आपको बताएगा कि ये जो इनहेरिटेंस कितना ज्यादा है कितना कम है। अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको कम करना पड़ेगा। इनहेरिटेंस एक लेवल तक ठीक है, बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है। इसी मूड मैट्रिक्स में एक है कपलिंग फैक्टर। वैसे तो 6 है इस पूरे मैट्रिक्स स्वीट जो है उसमें 6 अलग अलग आपके मैट्रिक्स हैं, लेकिन एक हम कपलिंग फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। कपलिंग का मतलब ये होता है, अब आप देखें, पहले कपलिंग समझा देता हूं आपको। कपलिंग का मतलब होता है कि जब आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो हम कहेंगे कपलिंग इनके बीच में बिल्कुल नहीं है, आपस में किसी चीज का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लूजली कपल मतलब थोड़ा बहुत डिपेंडेंसीज है, लेकिन हाईली कपल्ड का मतलब सभी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा आधारित है या डिपेंडेंट है। इसको बहुत ज्यादा कपलिंग कहेंगे। इसी को यूज करके कपलिंग फैक्टर निकाला जाता है, इसी कहें आधारभूत डिस्कशन को लेके। तो कपलिंग फैक्टर जो होता है उसको मूड मैट्रिक कैसे डिफाइन करती है, इसके लिए फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूले को आपको समझना है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में जो CF निकाला जाता है, देखिएगा ये सिग्मा आई जे। अब मैं आपको बताऊं सिग्मा क्या है। सिग्मा जो जा रहा है वो 1 से लेकर TC तक जा रहा है। TC कितने हैं? जितने भी क्लासेस के टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं उनकी बात चल रही है। अब यहां पर इस क्लाइंट क्यों दिया गया? इस क्लाइंट का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, मैंने कहा इस क्लाइंट, और यहां CI, CJ किया। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 1 आएगी अगर इसमें और इसमें, इन दोनों में इफ एंड ओनली इफ अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन क्लाइंट क्लास C एंड द सर्वर क्लास CS, है ना। मतलब केवल इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है और ये दोनों एक नहीं है तो आएगा 1। अगर इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है तब तो 1 आएगा। रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस पूरे की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी। बाकी TC स्क्वायर माइनस TC तो यही है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का स्क्वायर करिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ क्लास से। तो ये बेसिकली यहां पर कपलिंग फैक्टर में थोड़ा सा और बता दूं, ये एक रेशियो है, ये एक फ्रैक्शन है। इसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ऊपर है और नीचे है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें रेशियो है जहां पर न्यूमरेटर बताता है कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन इनहेरिटेंस कपलिंग है मॉड्यूल में, और कितने जो डिनोमिनेटर बताता है कि कितनी कपलिंग पॉसिबल है इस मॉड्यूल के तहत। एक मॉड्यूल में कितनी, क्योंकि ये 1 से लेकर TC तक जा रहा है ना, तो 1 2 3 ऐसे करके आप अलग अलग क्लास को लेंगे और अलग अलग मॉड्यूल को लेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अगर ये जो कपलिंग फैक्टर है बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर की अपने आप बढ़ जाएगी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, चाहे इसको समझने की कोशिश आप करेंगे, इसको आगे चल के मेंटेन करेंगे या रीयूज करना चाहेंगे, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कपलिंग हम कम से कम चाहते हैं, इसीलिए हम ये कपलिंग फैक्टर निकालते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स ये प्रपोज किया आपके लॉरेंस साहब और किड साहब ने। अब देखिए लॉरेंस और किड साहब ने क्या किया, जो क्लास बेस्ड मैट्रिक्स है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, और जो 4 कैटेगरी में है इसका सबका रिलेशन जो है वो कंपोनेंट लेवल डिजाइन से है। कहां से है? कंपोनेंट लेवल डिजाइन से। तो क्या क्या है इसमें? एक तो साइज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स। तो साइज ओरिएंटेड, साइज से क्या मतलब हुआ? ये साइज ओरिएंटेड जो मैट्रिक्स है, खासतौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की बात हम कर रहे हैं कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं और कितने ऑपरेशन हैं एक क्लास में। मान लीजिए आपकी एक क्लास है तो इसमें कितने आपको 1 2 3 4 ये एट्रीब्यूट दिख रहे हैं और ये आपके फंक्शन दिख रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है। ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ये आपके ऑपरेशंस या फंक्शंस कह लीजिए। इनहेरिटेंस बेस्ड मैट्रिक्स ये किस पे काम करती है? रीयूज पे, मतलब जो अलग अलग क्लास की हायरार्की है, इसमें एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है, या ये कहें इनहेरिटेंस है, इन सब चीजों को लेकर कितना ऑपरेशन रीयूज हुआ है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई क्लास ने किसी क्लास को इनहेरिट किया है तो इसका मतलब वो रीयूज कर रहा है उस फंक्शन को। अब ये इंटरनल्स की बात मैं कर रहा हूं। इसका इंटरनल्स का मतलब ये है कि जो कोहेजन है
यानी अगर आप किसी एक मॉड्यूल के या क्लास के बारे में बात करें तो ये कितना ये अपना लाइक माइंडेड काम कर रही है क्लास एक्सटर्नल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो अब दो क्लासेस के बारे में बात करेंगे या कंपोनेंट या मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे तो इनके बीच में कितनी कम कपलिंग है, कितनी ज्यादा है, और इसका रीयूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लॉरेंस और किड साहब ने क्या क्या दिया। एक इन्होंने दिया क्लास साइज। अब ये कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका यह है कि जितने ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब ये हो गया कि जो हम फंक्शन के बारे में बात करें, क्लास में जितने फंक्शन होंगे, चाहे इनहेरिटेड हो चाहे प्राइवेट ऑपरेशंस हो, एक क्लास में कितने हैं, कितने एट्रीब्यूट हैं, चाहे वो इनहेरिटेड हो मतलब एक क्लास ने दूसरे क्लास को इनहेरिट किया है उसके कारण जो एट्रीब्यूट आ गए हैं, और जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हो जो कि इनहेरिट नहीं हो पाए जो एक क्लास के अंदर हो। तो ये जो दोनों चीजें बताई आपको, जितना ज्यादा क्लास साइज आपका बड़ा होगा इसका मतलब क्लास को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, और इससे क्या होगा, रीयूजेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। और अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनहेरिटेड या पब्लिक ऑपरेशन यानी कि वो जो ऑपरेशन या जो फंक्शन जो आपने इनहेरिट किए हैं और जो एट्रीब्यूटेड, ये बहुत ज्यादा इसमें यूज हो रहे हैं क्योंकि क्लास साइज में इन्हीं का काम है। क्योंकि जितना ज्यादा इनहेरिटेंस लेवल्स बढ़ जाएगा उतना क्लास साइज बढ़ेगा आपका। जो प्राइवेट ऑपरेशन इसके अंदर है, जो प्राइवेट है या फिर एट्रीब्यूट्स हैं, वो स्पेशलाइजेशन बढ़ाते हैं क्योंकि वो डिजाइन में ज्यादा लोकलाइज रहते हैं, वो ज्यादा रीयूज के बारे में उसमें बात नहीं होती है, वो इसके लिए स्पेसिफिक है किसी क्लास के लिए। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसके एवरेज निकाला जाता है कितने एट्रीब्यूट है या ऑपरेशन है, और अगर आपके जो साइज का एवरेज वैल्यू थोड़ा कम आता है इसका मतलब ये है कि आप क्लास को सिस्टम के अंतर्गत ज्यादा रीयूज कर सकते हैं। अब ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे, ऑपरेशन क्या होते हैं, किसी भी क्लास में या तो एट्रीब्यूट होंगे जिसको हम वेरिएबल्स वगैरह कहते हैं, ऑपरेशन जिनको हम फंक्शन भी कहते हैं, ये आपके फंक्शन हो गए। तो क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में या कॉन्सेप्ट में क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास के बारे में तो बहुत सारे मैट्रिक्स प्रपोज किए गए हैं। इन फंक्शन के बारे में क्या, ऑपरेशन के लिए नहीं किए गए बहुत ज्यादा। तो चर्चर और शेपर्ड साहब कहते हैं कि मेथड जो है ये फंक्शन अगर छोटे हैं, है ना, और चाहे स्टेटमेंट में छोटे हैं, जैसे आपने छोटा सा फंक्शन लिख दिया और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर क्या चीज है वो तो अलग बात है, ये आपस में कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आपस में प्लस दूसरी क्लासेस से, दूसरे कंपोनेंट से। इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर भी जाना है, मेथड्स को भी समझना है, ऑपरेशन को भी समझना है, ताकि हम पूरे एक कहें ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक समझ सकें कॉम्प्लेक्सिटी की। आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन ओरिएंटेड मैट्रिक्स ये कहता है। तो तीन इसमें मैट्रिक्स लॉरेंस और किड साहब देते हैं, और खास तौर पे ये फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो अभी मैंने आपको फंक्शंस दिखाए। तो एक चीज इसमें होगी एवरेज ऑपरेशन साइज, OS, ये एवरेज इसका सबस्क्रिप्ट है। हम कैसे साइज बना सकते हैं, जैसे हमने कोई ऑपरेशन या मेथड लिखा, मान लीजिए ऐड फंक्शन है और ये किसी क्लास के अंदर आपने डिफाइन कर रखा है, तो कितने लाइन ऑफ कोड है या कितने ये मैसेज बाहर की तरफ भेज रहा है, इस तरीके से हम साइज बता सकते हैं। और क्योंकि जैसे एक मैसेज या कहें कि ये जो ऑपरेशन है या फंक्शन है, जैसे ये मैसेज भेजना ज्यादा शुरू करेगा, इसका मतलब आपने क्लास, अगर आप एक क्लास के अंदर देखें तो इसको अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, वो उतने ही मैसेज भेजे जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी OC क्या होगी, इसमें क्या है, वो हम कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं जो हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, जैसे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इस तरीके की। बहुत ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, ये डिजाइनर एज ए डिजाइनर आपको समझना है। एक इसमें आता है एवरेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ऑपरेशन, NP एवरेज।
इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा आपके ऑपरेशन पैरामीटर होंगे, मतलब ऑपरेशन पैरामीटर का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आप वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो अंदर पैरामीटर आ रहे हैं या ये पैरामीटर भेज रहा है, उतना ज्यादा जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलैबोरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ या कहें एवरेज नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर ऑपरेशन जो है वो आपको कम से कम रखने होंगे। मैट्रिक्स फॉर सोर्स कोड। अब प्रोग्रामर्स या जो सॉफ्टवेयर टीम है सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती है सोर्स कोड में। तो हेल्स्टेड साहब हैं, इनकी थ्योरी जो सॉफ्टवेयर साइंस पे है, इन्होंने ये पहले साहब थे जिन्होंने एनालिटिकल लॉ लेके आए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। यानी इन्होंने ये सारे ऑपरेशंस बताए। इन्होंने कहा हम सोर्स को लेके चीजें कंप्यूट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्वांटिटेटिव लॉज का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी वैल्यू ये बताएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट में ये हर चीज की वैल्यू आ सकती है। तो वैल्यू कैसे आ सकती है? हम बहुत ही प्रिमिटिव मेजर यूज करेंगे, बहुत ही इजी। जब मैं आपको बताऊंगा आप देखेंगे कि कैसे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, कैसे आप जब का आपका कोड जनरेट हो जाता है या होने वाला होता है, उसकी बेस तैयार होती है या डिजाइन कंप्लीट हो गया या कोड जनरेट हो गया, दोनों समय आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि बस कोड देखना है, उसमें देखना है कितने ऑपरेटर है, कितने ऑपरेंड्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया इफ x इज ग्रेटर देन 5 और प्रिंट एफ x, ये x हो सकता है, ऐसे प्रिंट नहीं होगा, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो इफ है ये सब आएगा ऑपरेटर की कैटेगरी में। ये एंगल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये ब्रेसेस, प्रिंट एफ, ये और ये सारे के सारे जो हैं ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रहा है। इसमें ऑपरेंड कौन कौन से होंगे? ये एक्स ऑपरेंड हो गया, ये 5 ऑपरेंड हो गया, ये एक्स ऑपरेंड हो गया। तो इन सब की गिनती करेंगे हम, मतलब पूरे ऑपरेटर की गिनती कर लीजिए, n1 आ जाएगा। पूरे ऑपरेंड की गिनती कर लीजिए, n2 आ जाएगा। अब जितने भी हैं उनमें से जो डुप्लीकेट है, जैसे आप देखेंगे ये x 2 बार आ रहा है, इसको केवल एक बार गिनिए, उसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। तो n1 जो होगा यहीं से निकलेगा और हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट जो होंगे उनको एक मान लेंगे। क्लियर? ऑपरेंड पूरे गिनिए, पूरे जितने जितने हैं वो आपके n2 में आ जाएगा, लेकिन उसमें से डुप्लीकेट हटा दीजिए, उसको एक ही गिनिए। जैसे 5 बार आ रहा है तो एक बार गिनिए, वो आपके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स आ जाएंगे। तो ये जो n1 n2 है, उससे हेल्स्टेड साहब ने कहा कि मैं पूरी प्रोग्राम लेंथ निकाल सकता हूं, और आप लोग कितना वॉल्यूम है आपके एल्गोरिथम का वो निकाल सकते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम बिट्स के जरिए वो भी निकाल सकते हैं, प्रोग्राम का लेवल क्या है यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी तक निकाल सकते हैं, लैंग्वेज का लेवल क्या है यानी कि एक गिवन लैंग्वेज के लेवल आपके जैसे कोबॉल हो गया, C++, वो निकाल सकते हैं आप। कितना डेवलपमेंट के लिए एफर्ट लगेगा वो निकाल सकते हैं, टाइम कितना लगेगा वो निकाल सकते हैं, कितने फॉल्ट्स आएंगे वो आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन फॉर्मूले दिए जो कि हम अक्सर यूज भी करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे निकलेगी? कोड से निकलेगी, एल्गोरिथम से निकलेगी। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कैपिटल N हम निकालेंगे। कैपिटल N क्या हो गया आपका? n1 log बेस 2 है n1, तो ये n1 यहां से आएगा, n2 यहां से आएगा, वो यहां डाल देंगे। प्रोग्राम का वॉल्यूम कहां से आएगा? कैपिटल N कैसे आएगा आगे आपका? ये निकाल दिया आपने और log बेस 2 करके n1 प्लस n2 कर दिया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वेरी करेगा, ध्यान रखिएगा। और आप जो वॉल्यूम है वो बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो कुछ आपका वॉल्यूम होना चाहिए। इन्होंने कहा वॉल्यूम रेशियो होता है, एक वॉल्यूम रेशियो, और जो वॉल्यूम रेशियो को इन्होंने डिफाइन किया वो ये किया कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। मतलब ये मान लीजिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने लिखा है और ये आपने एक्चुअल प्रोग्राम लिखा है, ये कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है, ये एक्चुअल प्रोग्राम है, इसका रेशियो इन्होंने बताया कि वो आपका वॉल्यूम रेशियो होगा, ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ये L है 2/n1 इंटू n2/n कैपिटल N2। इसी L को 1/L कर दीजिए तो यही आपकी डिफिकल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफिकल्टी हो जाती है।
तो अगर आप एफर्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एफर्ट निकालना है तो सीधा वॉल्यूम इंटू डी कर दीजिए, यानी वॉल्यूम जो आपने निकाला है और ये डिफिकल्टी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एफर्ट आ जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, सारे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल भी लेंगे इसका। हेल्स्टेड मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत सारी चीजें हम एक सॉफ्टवेयर की निकाल सकते हैं इसमें। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा कोड लिया है और इस कोड में हमें निकालना होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, और सारा दरोमदार हर एक चीज का, हर एक फॉर्मूले का इन पे है, स्मॉल n1, स्मॉल n2, कैपिटल N1, कैपिटल N2। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि जो इसमें ऑपरेटर्स हैं वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद देती है। तो जो हम अपने आप डालेंगे वो तो आपके ऑपरेंड्स हो जाएंगे, जो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देगी वो ऑपरेटर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर लिख लेता हूं, यहां से शुरू करता हूं। देखिए इफ, उसके बाद आ गया राउंड ब्रैकेट, फिर आपका आ गया एंगल ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट दोबारा, फिर ये करली ब्रेसेस आ गया, फिर ये इफ, फिर राउंड ब्रैकेट आया, के नहीं है, एंगल ब्रैकेट, 3 भी नहीं है, राउंड ब्रैकेट, फिर x नहीं है, इज इक्वल टू, ये x भी नहीं है, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये आपका सेमीकोलन, और ये आपका हो गया ब्रेसेस। अब इसको आप नंबर कितने हैं ये कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो 13 गिने हैं ये आपके N1 हो गए। N1 क्या हो गए, कितने आपके ऑपरेटर्स हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको ऑपरेंड्स गिन के बता रहा हूं, वो सारे छोड़ के बाकी सारी चीज लिख लीजिए, क्योंकि ऑपरेंड्स आपने खुद दिए हुए हैं। तो के हो गया, के, ये आपका 2 हो गया, जितने बार आए सब लिख लीजिए। फिर आपका फिर से के आया, फिर आपका 3 आया, कांस्टेंट और वेरिएबल, फिर आपका x आया, फिर आपका x आया, फिर आपका के आया। कितने हो गए गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ये N2 हो गया, कैपिटल N2, यानी जितने आपके ऑपरेंड्स हैं जो आपने खुद दिए हैं। ये क्लियर हो गया। अब आपका सवाल होगा ये स्मॉल n1 और स्मॉल n2 क्या है। ये है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब ये है कि हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, एक ही लेंगे। तो अब दोबारा आ जाइए यहां पर। अब हम n1 की तरफ जा रहे हैं और देखेंगे ये स्मॉल n1 कैसे निकलता है। जो एक जैसे हैं उनको आप एक बार काट दीजिए यहां पर, और इसको मैं हटा दे रहा हूं। राउंड ब्रैकेट कहीं और आता है, आता है, ये हो गया, ये भी हो गया। एंगल ब्रैकेट कहीं आ रहा है, नहीं, एक ही बार है, ये भी हो गया। और राउंड ब्रैकेट इसको हटा देता हूं, एंगल ब्रैकेट इज इक्वल टू स्टार सेमीकोलन, ये ब्रेसेस, ये भी एक ही बार है। तो कितने हो गए अब गिन लीजिए। बेसिकली हमने पूरे में से 3 हटाए हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3। यहां पूरी गिनती कर लीजिए, सारे ऐसे करके बस लाइनें गिन लीजिए आप कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 समझ गए आप क्या है, ये स्मॉल n1 आया, ये डिस्टिंक्ट है, मैंने केवल डुप्लीकेसी हटा दी है इसमें। इसी तरीके से यहां पर देखिएगा, ये k एक हो गया, 2 ये एक ही बार है, 3 x एक हटा दीजिए एक बार, और k तो आपको हटाना पड़ेगा। कितना हो गया 1 2 3 4। तो ये n2 जो आया आपका 4 आया। क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको लेके मैं चलूंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे फॉर्मूले एक एक करके लिखूंगा। कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने कर रखा है, उस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। मैं आपको इसका फॉर्मूला एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली चीज जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं लेंथ। क्या निकाल रहे हैं, लेंथ। तो लेंथ बेसिकली कोड की बात हो रही है ये। तो लेंथ होता है कैपिटल N, यानी N1 प्लस N2। क्या रखेंगे यहां पर 13 और 7। तो पहला देखिएगा आप, लेंथ हमने निकाला N1 प्लस N2, ये 13 और 7 को जोड़ा 20 आ गया। अगला जो है वो आएगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये n है स्मॉल n, और ये आपका आएगा स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2। ये डिस्टिंक्ट वाले हैं, तो कितना आएगा इसमें आप 10 रखेंगे, इसमें 4 रखेंगे। तो यहां देख लीजिए, यहां हमने 10 रखा, यहां 4 लिखा, 14 आ गया। अगला लेते हैं आपका जो एस्टिमेटेड लेंथ है, एस्टिमेटेड लेंथ। अब इसी में आपको टाइम लगने वाला है, यह है एन कैप। एन कैप कैसे निकलता है आपका, एन कैप निकलेगा, इसका फॉर्मूला बता देता हूं।
n1 log, यहां बेस 2 है, ध्यान रखिएगा, n1 प्लस n2 log बेस 2 n2। इसमें क्या है, मैं पहले बता देता हूं कैसे निकाला है इसको। देखिए यहां पर तो ये n1 आपका 10 है और n2 आपका 4 है, तो 10 log 2 10, 4 log 2 4, ये तो समझ रहे होंगे। अब क्या है, log 2 निकालने में हमें हमारी दुविधा ये है कि log 2 डायरेक्ट हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से नहीं निकाल पाते हैं। तो जैसे log 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 बेस x और नीचे 0.3010 से डिवाइड कर दीजिए, बस यही किया है। इसका बेस चेंज कर दिया 10, इसका बेस चेंज कर दिया 10 डिवाइड बाय 0.3010। log 10 10 ही होता है 1, log 10 4 का आएगा 0.6020, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 41.222 आ गया। नेक्स्ट वाला जो है वो है प्यूरिटी रेशियो। प्यूरिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, ये आएगा n कैप बाय कैपिटल N। n कैप कितना आ गया आपका, ये वाला 41.222, ये लिखेंगे, और कैपिटल N कितना है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 20। तो आप देखिए ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। प्यूरिटी रेशियो होगा n कैप 41.222 डिवाइडेड बाय 20, 2.0611 आ गया। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें निकालेंगे वो होगा प्रोग्राम की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है आपका कैपिटल N log बेस 2 रहेगा इसमें, और स्मॉल n1 प्लस n2। तो इसमें क्या रखेंगे, देखिए कैपिटल N आपके पास ऑलरेडी है 20, ये आपका n1 प्लस n2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं 14, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। मैंने जैसे बताया था log बेस 2 है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए log 10 करके करिए, और नीचे 0.3010, ये 76.154 आ जाएगा। ये वाला हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आप आइए नेक्स्ट वाले पे, ये आपका है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी जो होता है, अब एक चीज इसमें बताता हूं, पहले फॉर्मूला लिख दूं। ये होता है n1 बाय 2 इंटू कैपिटल N2 बाय n2। देखिए n1 हमारे पास 10 है, n2 हमारे पास 7 है, ये आपका n2 स्मॉल n2 4 है, इसको रख दीजिए 8.75 आ जाएगा। इसमें एक और चीज आती है, वो होती है वॉल्यूम रेशियो। क्या आता है, वॉल्यूम रेशियो, इसको बस आप 1 बाय डिफिकल्टी कर दीजिए, तो वॉल्यूम रेशियो अगर निकालने बोला जाए तो वो निकाल सकते हैं। फाइनली एफर्ट निकालते हैं, एफर्ट सीधा वॉल्यूम और डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिफिकल्टी को, तो 8.75 आ गया था आपका। अब एफर्ट निकालना है तो v इंटू डी, ये आपका d है, ये आपका v है, 876.1454 को 8.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 666.3475 आ गया। तो ये तरीका है आपके हेल्सिड मैट्रिक्स से ये सारी वैल्यूज निकालने का। मैट्रिक्स फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग में ये होता है कि जितने भी हम मैट्रिक्स देखते हैं वो टेस्टिंग कैसे हो रही है, क्या उसका प्रोसेस है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। इसमें हम जो टेस्ट का असली दारोमदार है, असली मुद्दा है या मौजू है, या कहें टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक जो टेस्ट है, उसको नहीं देखते। यानी टेस्टर बेचारा किस पे रिलाय करेगा, वो कहेगा एनालिसिस को देखेगा, डिजाइन को देखेगा, कोड मैट्रिक्स जो डिजाइन के हैं या जो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर ज्यादा रिलाय करता है, उसी पे क्योंकि बाकी चीजें उसके पास है नहीं, है ना। आर्किटेक्चरल डिजाइन मैट्रिक्स ये आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन देती है, वो ये बताती है कि इंटीग्रेशन के समय खास तौर पे आपको फायदा होगा या इजीली आप कर पाएंगे, डिफिकल्टी से कर पाएंगे, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आर्किटेक्चरल डिजाइन मैट्रिक्स आपको ये भी बताती है कि क्या आपको स्टब और ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। ये स्पेशलाइज्ड टेक्निक होती है। इसमें स्टब और ड्राइवर, यानी कि अगर मेन प्रोग्राम तैयार नहीं है तो ड्राइवर लेंगे, और जो मॉड्यूल के नीचे वाले हैं जिनको वो मॉड्यूल कॉल करने वाला है वो स्टब्स हो जाएंगे। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपको एक बहुत बेहतरीन नंबर दे देती है, आइडिया दे देती है कि आपको कितनी यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा एरर होने के चांसेस है। तो हेल्सिड जो मैट्रिक्स है जो टेस्टिंग में लगाया जाता है, उसमें आपको याद होगा जब हमने हेल्सिड साहब के मैट्रिक के बारे में जाना था, वहां हमने कहा था एक प्रोग्राम वॉल्यूम है और एक प्रोग्रामिंग लेवल है। हेल्सिड साहब कहते हैं कि एफर्ट कितना लगने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला कैसे निकाला, पीएल हो गया आपका 1/n1/2 इंटू n2/n2। बेसिकली क्या है कि ये जो पीएल है जिसको प्रोग्राम वॉल्यूम कह रहे हैं, और मैं आपको ये जो कह रहा हूं ये 1 बाय, ये क्या चीज है, ये आपकी है
ये आपका है डिफिकल्टी, ठीक है। तो अगर आप इससे निकालना चाहे तो निकाल लें, और ई आपका क्या है, V इंटू PL, बेसिकली एफर्ट। देखिए इस फॉर्मूले से देखिए एफर्ट कितना आ रहा है, वॉल्यूम इंटू डिफिकल्टी। ये जो आपका है, जब आप इस PL को नीचे रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और इसी को मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है वो आपका डिफिकल्टी, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। बेसिकली आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है एफर्ट निकालने के लिए। ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी ये पार्ट हो गया, वॉल्यूम आप जो आपने निकाला होगा। या फिर इस फॉर्मूले को E इक्वल टू V बाय PL भी कह सकते हैं। इसमें क्या चीज निकल के आ रही है कि जितना हमारा एफर्ट लगने वाला है किसी एक मॉड्यूल के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए इन्होंने कहा कि जो परसेंट है टेस्टिंग एफर्ट किसी एक मॉड्यूल के लिए, हम मॉड्यूल के मान लेते हैं, वो लगेगा E K बाय सिग्मा EI। अब इसमें जो E K है, ये हम हर एक मॉड्यूल के लिए कंप्यूट करते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ के लिए मतलब हर एक मॉड्यूल के लिए इस तरीके से निकालेंगे, एफर्ट निकालेंगे V इंटू डी करके। और उसके बाद नीचे वाला जो है वो क्या है, सारे मॉड्यूल्स का निकाल के ऐड कर लेंगे। ये एक मॉड्यूल के लिए निकालेंगे, ये सारे मॉड्यूल का निकाल के ऐड कर लेंगे और डिवीजन कर देंगे। ये आपका परसेंटेज आएगा टेस्टिंग एफर्ट के लिए। मैट्रिक्स फॉर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर जब आप डिलीवर कर देते हैं उसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें चेंजेस होंगे, उस मॉडिफिकेशन होंगे। तो उसके लिए IEEE स्टैंडर्ड 982.1 2005 इन्होंने सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स या SMI बताया। ये बेसिकली है कितना आपका सॉफ्टवेयर स्टेबल है, क्योंकि अगर स्टेबल है तभी आप देंगे तो अच्छे से चलेगा, वो अनस्टेबल है तो उसमें बहुत सारे चेंज होंगे। बेसिकली क्या है कि जितने परिवर्तन आप करेंगे या चेंज आपको बताए जाएंगे, आपका यूजर या स्टेक होल्डर हर रिलीज में, जैसे वर्जन 1 आया उसमें कुछ चेंजेस बताए, फिर वर्जन 2 आया, ऐसे करके आप आजकल तो खैर जल्दी जल्दी वर्जन दिए जाते हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत है सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। अब इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आपको देखना है ये जो MT है, ये है कि अभी जो आपने रिलीज दिया, वर्जन 1 दिया मान लीजिए, तो इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं। FC इसमें क्या आ गया, आपका जो करंट मॉड्यूल है अभी जो आपने दिया, मतलब जितने जो करंट रिलीज है उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं जो चेंज किए आपने। FA हो गया कितने मॉड्यूल्स हैं जो आपने ऐड किए हैं, एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। FD क्या हो गया, कितने मॉड्यूल्स जो हैं वो आपने हटा दिए हैं इस रिलीज में। तो अब ये समझ में आ गया आपको। इसके लिए सीधा फॉर्मूला है SMI निकालने का, MT माइनस FA प्लस FC प्लस FD डिवाइडेड बाय MT। SMI अगर 1 है इसका मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो SMI को हम मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो आपने दिया और उसके बाद कितना मेंटेनेंस एफर्ट निकलेगा, ये आप एम्पेरिकली भी मॉडल बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका SMI 1 के करीब होना चाहिए। चलिए साहब, ये बात होती है डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया।